हेलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करें। धन्यवाद। लिए शुरू करते हैं। अपने पिता के बाद तुम ही इस गांव के ठाकुर हो, इसलिए गांव के लोगों के जान माल की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। गांव में सबसे बोल देना कि कोई भी रात के समय बाहर ना निकले। और हाँ, तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हारा छोटा भाई आर्यन शहर में रहता है। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता उसे किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं बुलाना। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। अगले दिन बलदेव ने नम आंखों से अपने पिता ठाकुर विक्रम का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के 3 दिन बाद रात का काला भयानक सन्नाटा चारों ओर फैला था। आर्यन एक घने जंगल में खड़ा हुआ हक्का बक्का इधर उधर देखते हुए अपने आप से बोला, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, फिर मैं अचानक जंगल में कैसे आ गया? तभी आर्यन के कानों में किसी स्त्री का भयानक घुर्राहट भरा स्वर टकराया। कड़कड़ाती हुई सर्दी ने आर्यन का शरीर पसीने से नहा गया। आर्यन कांपते हुए अपने आप से बोला, अरे इतनी भयानक आवाज किसकी है? तभी आर्यन को महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। आर्यन घबराता हुआ इधर उधर देखने लगा। तभी आर्यन की नजर एक पेड़ पर चली गई। उस पेड़ के ऊपर एक बड़ी ही भयानक दिखने वाली औरत उल्टी लटकी थी जो उसे ही घूरे जा रही थी। आर्यन कांपता हुआ उसकी ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? कौन हो? यक्षिणी, जिसे तेरा ही इंतजार था। तभी उस पेड़ के ऊपर से एक लाश आर्यन के सामने गिर पड़ी। उस लाश को देखकर आर्यन बुरी तरह से घबरा गया। ओह माय गॉड, ये तो मेरे पिता ठाकुर विक्रम सिंह की लाश है। ऐसे कैसे हो सकता है? तभी यक्षिणी की भारी आवाज जो कि पेड़ के ऊपर लटकी हुई थी आर्यन के कानों में टकराई। आ जाओ आर्यन, जल्दी से आ जाओ। तुम तो इतने दुर्भाग्यशाली हो कि अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। देखो तुम्हारे पिता तुम्हारी इस बात से कितने नाराज हैं। यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से ठाकुर विक्रम की लाश उठकर खड़ी हो गई और क्रोधित अवस्था में आर्यन को देखने लगी। तभी अचानक आर्यन की आंख खुल गई। आर्यन ने देखा कि वो अपने कमरे में था। आर्यन लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगा। तभी वहाँ पर आर्यन की पत्नी दिशा आ पहुंची। क्या हुआ आर्यन, तुम तो सो रहे थे और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? एसी फुल चल रहा है, रूम का टेम्परेचर इतना ठंडा है, इसके बावजूद भी तुम्हारे माथे से पसीने की बूंदें कैसे टपक रही हैं? आर्यन अपने भयानक सपने के बारे में दिशा को बताते हुए बोला, सपने में जो औरत पेड़ के ऊपर उल्टी लटकी हुई थी, उसका भयानक चेहरा देखकर मैं अभी भी कांप रहा हूँ। तुम भी नारियन एक सपने को लेकर इतना परेशान हो गए? अरे सपने तो सपने होते हैं, डरावना सपना समझकर भूल जाओ। नहीं दिशा, सपने में मैंने अपने पिताजी की लाश को देखा है जो भयानक अवस्था में थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पिता को किसी ने चीर फाड़ कर रख दिया हो। और 3 दिनों से मैं पिताजी को लगातार फोन कर रहा हूँ, मगर वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे और ना ही मेरी माँ। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कम ऑन आर्यन, हम दिल्ली में रहते हैं, अमेरिका में नहीं। और जगतपुरा गांव यहाँ से केवल 6 घंटे की दूरी पर है। अगर तुम्हारा मन घबरा रहा है तो हम आज ही चलते हैं। कुछ घंटे बाद आर्यन की कार एक पहाड़ी इलाके की सड़क पर दौड़ी जा रही थी। दिशा आर्यन की ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी थी। अब यहाँ से कितनी दूर रह गया है जगतपुर गांव? बस हम पहुँचने वाले हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आर्यन की कार के सामने आकर खड़ा हो गया। आर्यन तुरंत कार को ब्रेक लगाता है। चाचा जी, ये क्या हरकत है? आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है? पिताजी ने मुझे बताया था कि आपने उनकी संपत्ति में हेरा फेरी करके सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया और पिताजी ने आपको धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। अब मेरी बात सुनो आर्यन, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, हट जाइए रास्ते से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। इतना बोलकर आर्यन अंदर बैठ गया और कार को अपने गांव जगतपुरा की ओर दौड़ा दिया। तुम तो बता रहे थे कि तुम्हारे चाचा जी को तुम्हारे पिता ने हवेली से बाहर निकाल दिया था, फिर वो तुमसे क्या बात करने आए थे? हाँ, निकाल दिया था। मुझे उनकी कोई भी बात नहीं सुननी। कुछ देर में आर्यन अपनी पत्नी दिशा के साथ अपनी हवेली के अंदर खड़ा था। आर्यन को अचानक वहाँ आया देख उसकी माँ चौंकते हुए बोली, तुम्हें यहाँ आने से पहले यहाँ फोन करना चाहिए था। ये क्या कह रही हो माँ? तुम्हें मुझे देखकर खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे अचानक यहाँ देखकर तुम घबरा क्यों गई? आर्यन, अभी और इसी समय शहर वापस लौट जाओ। ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं अभी के अभी वापस लौट जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ,
लेकिन जाने से पहले मैं पिताजी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि कल रात मुझे एक बहुत ही भयानक सपना आया। आर्यन ने इतना कहा ही था कि तभी रुक्मिणी के चेहरे पर डर झलकने लगा। कैसा सपना? आर्यन अपने सपने के बारे में अपनी माँ को बताता हुआ बोला। मैंने सपने में एक भयानक औरत को देखा और अपने पिता की लाश को देखा। तब से ही मेरे मन में बहुत ही बुरे बुरे विचार आ रहे। माँ, कहाँ है पिताजी? आर्यन की बात सुनकर रुक्मिणी फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन, तुम्हारे पिताजी 3 दिन पहले इस संसार को छोड़कर चले गए। किसी ने उनकी बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी। ये सुनकर आर्यन और दिशा बुरी तरह से चौंक गए। ये क्या कह रही हूँ माँ? पिताजी की किसी ने हत्या कर दी और पिताजी 3 दिन पहले इस संसार को छोड़कर चले गए, और आपने मुझे बताना तक गवारा नहीं समझा। साधु महाराज बोल कर गए हैं कि इस गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमने इसी डर से तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। बेटा, खतरा अभी भी टला नहीं है। वो भयानक बला अभी भी इस गांव में टहल रही है। तुम यहाँ से अभी वापस चले जाओ। तभी आर्यन को कुछ याद आ गया। माँ, यहाँ आते वक्त मेरी कार के सामने अचानक चाचा जी आकर खड़े हो गए थे। मुझे तो तुम्हारे चाचा जी पर ही शक है आर्यन, क्योंकि वही तुम्हारे पिता से बहुत ज्यादा जलते थे। तभी वहाँ बलदेव आ पहुँचा। बलदेव के आते ही दिशा रहस्यमयी अंदाज में रुक्मिणी से बोली, सुना है कि यक्षिणी जिसके पीछे पड़ जाती है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यक्षिणी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर यक्षिणी आर्यन को मारना चाहती है तो उसे मरना ही होगा। ये सुनकर रुक्मिणी और आर्यन बुरी तरह से चौंक पड़े। अचानक दिशा का चेहरा यक्षिणी के भयानक रूप में बदल गया। कौन हो तुम? मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगता है कि शहर से यहाँ तक तेरी पत्नी साथ आई है? तेरी पत्नी को तो मैं कल रात में शहर में ही मार चुकी हूँ। चाहती तो तुझे भी मार सकती थी, लेकिन मुझे आदेश दिया गया था कि तुझे उस व्यक्ति की आंखों के सामने मारा जाए जिसने मुझे सिद्ध किया है। आखिर किसने तुम्हें सिद्ध किया है? तभी वहाँ पर वो साधु आ पहुँचा और चीखते हुए आर्यन की ओर देखकर बोला, उससे दूर हट जाओ आर्यन। यक्षिणी को सिद्ध किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई बलदेव ने किया है। बलदेव की आंखों में क्रोध झलकने लगा और वो चीखते हुए बोला, हाँ, मैंने किया है, क्योंकि आर्यन मेरा सगा भाई नहीं है और ना ही रुक्मिणी मेरी सगी माँ। मैं अपनी माँ की पहली संतान हूँ। मेरे पिता ने रुक्मिणी के साथ दूसरा विवाह किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी संपत्ति का एक छोटा सा टुकड़ा भी आर्यन को मिले। मैंने इसके लिए पिताजी से बात की थी, मगर पिताजी ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, और इसीलिए मैंने बदला लेने की एक नई तरकीब सोची। मैंने यक्षिणी को सिद्ध किया। मैं जानता था कि मेरे परिवार का या गांव का कोई भी सदस्य मेरे ऊपर शक नहीं करेगा। सबका शक मेरे चाचा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप पर जाएगा। अब मेरी समझ में आया। चाचा जी मुझे सावधान करने के लिए अचानक से मेरे कार के सामने आ गए थे। मैंने उनकी बात नहीं सुनी। तो तूने संपत्ति के लिए अपने पिता की जान ले ली। ओए, मेरी संपत्ति के बीच में जो भी आएगा वह मारा जाएगा। मैंने यक्षिणी से सौदा किया था कि वो मेरे दुश्मनों को समाप्त करेगी और बदले में वो मेरे सारे गांव वालों को मारकर उनका खून पिएगी। ये गांव यक्षिणी की संपत्ति नहीं है। तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि जब तक तू जीवित रहेगा, यक्षिणी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए तुझे अब मरना पड़ेगा।